हेलो विद्यार्थियों, आपके अपने इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ लाटा आज आपको अगले टॉपिक वाक्य की ओर ले चलता हूँ। अपन आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। शिक्षा बांटने से बढ़ती है, तो अगर आप इसको शेयर करें तो इसका ज्ञान सब में बांटा जाएगा, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए। वाक्य एक ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 9 से लगा करके कॉलेज लेवल तक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इन सब में इससे जुड़ा हुआ कोई न कोई क्वेश्चन अवश्य आता है। वाक्य महत्वपूर्ण, हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए, पूरा देखते रहिए और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। हम बढ़ते हैं वाक्य की ओर। इस टॉपिक में हम मुख्य रूप से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, इन 3 वाक्यों को पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वाक्य के अंग, वाक्य के प्रमुख तत्व आदि भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं वाक्य की परिभाषा। जैसा कि हम सब जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात जब शब्दों को एक साथ में जब लिखते हैं, क्रम में लिखते हैं, जिस क्रम में हम जचाते हैं, तो उसको जचाने के बाद में, लिखने के बाद में उसका कोई न कोई अर्थ अवश्य प्रकट होना चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शब्दों का उचित क्रम है जिसका अर्थ प्रकट होता है। अगर अर्थ प्रकट नहीं होता है तो वो वाक्य नहीं कहलाता। वाक्य के प्रमुख 3 तत्व होते हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप ध्यान कर सकते हैं, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, ये 3 प्रमुख तत्व हम इनको पढ़ेंगे यहाँ पर। तो पहले हम ध्यान करते हैं आकांक्षा। क्या है आकांक्षा? आकांक्षा से तात्पर्य शब्द से कोई न कोई अर्थ या तात्पर्य अवश्य प्रकट होना चाहिए। जब वाक्यों को हम लिख रहे हैं और वाक्यों में जो शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों का कोई न कोई तात्पर्य, कोई न कोई अर्थ अवश्य प्रकट होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मनुष्य, चारपाई, पुस्तक, ही हमने 3 शब्द यहाँ पर एक साथ में लिख दिए तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि इससे वाक्य का अर्थ या तात्पर्य प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो वाक्य के लिए उसका अर्थ या तात्पर्य अवश्य प्रकट होना चाहिए। अगर इन्हीं शब्दों को हम थोड़ा सा इस तरह से लिख दें कि मनुष्य चारपाई पे बैठकर पुस्तक पढ़ता है, जो मनुष्य चारपाई पे बैठा वो पुस्तक पढ़ता है, आदि, इन कई तरीकों से इसको अपन लिख सकते हैं जिनसे इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो अर्थ अगर स्पष्ट होता है तो ये वाक्य कहलाता है। अगर अर्थ नहीं प्रकट कर पा रहा है, अर्थ नहीं बता पा रहा है, तात्पर्य उससे नहीं प्रकट हो रहा है, तो वो आकांक्षा नहीं होगी। दूसरा महत्वपूर्ण वाक्य का जो तत्व है वो योग्यता। जिस अर्थ के लिए हम जो शब्द काम में ले रहे हैं उससे वो अर्थ प्रकट होना चाहिए, अर्थ है वो उसका संगत होना चाहिए। उसका ऐसा नहीं हो कि जो शब्द हमने लिखा है उससे वह अर्थ असंगत सा लगे, असंभव सा लगे। उदाहरण के तौर पे हम कहें कि वह आग से हाथ धोता है, तो आग से हाथ नहीं धोए जाते, हाथ पानी से धोए जाते हैं। तो आग की जगह पानी शब्द काम में लिया जाता, जल शब्द काम में लिया जाता है, तो वह उसकी योग्यता होती है, क्योंकि वह उसका अर्थ तय कर पाता है, प्रकट कर पाता है, उसकी योग्यता है। लेकिन पानी की जगह आग शब्द काम में लेना असंगत प्रतीत होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो तत्व है वो आसक्ति या सन्निधि, निकटता। आसक्ति, एक शब्द के दूसरे में आसक्ति दिखाई देती है। तो आसक्ति या सन्निधि से तात्पर्य निकटता से है।
देश काल परिस्थिति के अनुसार जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए हैं वो इस तरह से निकट रखे हुए होने चाहिए कि उनका अर्थ प्रकट हो सके। उदाहरण के तौर पे एक शब्द अभी बोला जा रहा है, एक 5 मिनट बाद में बोला जाए तो वह अर्थ प्रकट नहीं कर पाएगा। एक शब्द हमने यहाँ पर लिख दिया, दूसरा शब्द हम इतनी दूर लिख रहे हैं तो उसका अर्थ सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। शब्दों में निश्चित गैप जो है, दूरी है वो होती है, वर्णों में निश्चित गैप दिखाई देता है, तो उससे कम या अधिक होना भी गलत है। ये देश का परिस्थिति के अनुसार उनका व्यवधान दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से केवल हमने ये कह दिया वह है, और 15 मिनट बाद में हम कहें पुस्तक पढ़ता है, तो यह काल संबंधी व्यवधान इसमें दिखाई देता है और यह आसक्ति नहीं होगी। अर्थात निश्चित समय के अनुसार ही शब्दों का उच्चारण भी होना चाहिए, निश्चित दूरी के अनुसार इनको लिखा जाना चाहिए। ये हमें सबको ध्यान रखना चाहिए। ये तो वाक्य के प्रमुख 3 तत्व हुए, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। इसके बाद में हम ध्यान करें, वाक्य के प्रमुख 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो वाक्य में के 2 भाग हम करते हैं। तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर ध्यान करें कि राम ने रावण को मारा। किसके बारे में चर्चा की गई? राम के बारे में। तो राम वाक्य का उद्देश्य हो गया। उद्देश्य वो नहीं है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या, वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर उद्देश्य से मतलब किसके बारे में कहा गया है, तो राम के बारे में कहा गया है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। अब उद्देश्य और विधेय विस्तृत भी हो सकते हैं, संक्षिप्त भी हो सकते हैं। राम ने रावण को मारा, केवल राम उद्देश्य हो गया, लेकिन इसी उद्देश्य को हमने विस्तृत बना दिया, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर दशरथ पुत्र ये उद्देश्य हो गया। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर केवल कर्ता ही अगर उद्देश्य होता तब तो उसको उद्देश्य न कह के केवल कर्ता कह देते, लेकिन कर्ता न होकर के कर्ता का विस्तारक या कर्ता का पूरक भी इसमें सम्मिलित होता है, इसलिए इसको केवल कर्ता नहीं कहा गया है। विधेय की बात ध्यान करें तो क्रिया मुख्य रूप से वैसे देखा जाए तो क्रिया को हम विधेय कह देते हैं, लेकिन वास्तव में केवल क्रिया ही विधेय नहीं है, बल्कि क्रिया हो और कर्म हो, इनके पूरक हो, ये सारे विधेय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम ध्यान करें तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। अब हम ध्यान करें वाक्य के भेद। वाक्य के भेद की हम चर्चा करें तो वाक्य के भेद हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा क्रिया के आधार पर, और तीसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हम बात ध्यान करें तो सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरे मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। वाच्य मतलब कथन से है, इसलिए यहाँ पर वाक्य को वाच्य भी कहा गया है। और तीसरा अर्थ के आधार पर विधानार्थक, सिंपल सेंटेंस, निषेधार्थक, नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नार्थक, इंट्रोगेटिव। तो इस प्रकार से करके प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयबोधक, इच्छार्थक, संदेह सूचक और संकेतार्थक, ये 8 भेद अर्थ के आधार पर किए गए। आज हम केवल अपने इस वीडियो में जो पढ़ रहे हैं उनमें केवल हम रचना के आधार पर वाक्यों को पढ़ रहे हैं, और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कह देते हैं, इसलिए सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरे मिश्रित वाक्य। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारी स्क्रीन पे जो आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ध्यान कर सकते हैं और इनको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बार बार मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपके पास में रिकॉर्ड के तौर पे इस बातें रह जाएं। हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं।
पहले हम पढ़ रहे हैं सरल या साधारण वाक्य, दूसरे हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य, तीसरे हम पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य। सरल या साधारण वाक्य की बात ध्यान करें, अभी हमने वाक्य के अंग पढ़े उद्देश्य और विधेय, तो हम पढ़ते हैं सरल या साधारण वाक्य में ध्यान करें तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय विद्यमान हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। सामान्य तौर पर समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक क्रिया हो वह है सरल या साधारण वाक्य हो जाते हैं। लेकिन कई बार दो कर्ता मिलकर एक ही कर्ता का बोध करते हैं तो भी वो एक ही उद्देश्य माना जाएगा। दो क्रियाएं मिलकर के एक ही क्रिया का बोध करते हैं तो भी वह एक ही क्रिया मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पे हम ध्यान करें कि राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ राम है वो उद्देश्य है और पढ़ना विधेय, पुस्तक का कर्म है, ये भी विधेय में सम्मिलित है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इस प्रकार के वाक्य सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। मैं यूँ कह दूं कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं तो भी ये सरल वाक्य ही है। मैं यूँ कह दूं कि राम पुस्तक पढ़कर सो गया तो भी ये सरल वाक्य ही है। सामान्य तौर पर सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है। फिर दूसरे हम पढ़ रहे हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त से हम सब जानते हैं, संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द द्वारा जुड़े, यहां पर फिर ध्यान करें साधारण वाक्य, प्रधान उपवाक्य, समानाधिकरण उपवाक्य, ये सारे एक ही हैं। इनको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे अगले पेज पर, अगली स्लाइड से माध्यम से हम इनको भी समझेंगे। तो ऐसे वाक्य, दो सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द से जब जुड़े हुए होते हैं तब उन्हें हम संयुक्त वाक्य कह देते हैं। यहाँ हमें याद रखने की बात जो है, ट्रिक के माध्यम से हम ध्यान करेंगे कि केवल इन शब्दों को हमें पहचानने की आवश्यकता है। ये शब्द अगर हमें किसी वाक्य में दिखाई दें और इनसे कोई दो वाक्य जुड़े हुए दिखाई देते हैं तो हम तुरंत पहचान सकते हैं ये संयुक्त वाक्य है। प्राय परीक्षा में इसी प्रकार से वाक्य दे दिया जाता है और हमें पूछ दिया जाता है किस प्रकार का वाक्य है। तो हमें ध्यान में रहना चाहिए कि अगर इन शब्दों से अगर कोई वाक्य जुड़े हुए हैं तो वह निश्चित ही संयुक्त वाक्य हैं। ये शब्द कौन कौन से हैं? और, तथा, एवं, या, अथवा, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, ये सारे शब्दांश ऐसे हैं जिनसे अगर कोई वाक्य जुड़ा हुआ है तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम इन शब्दों को ध्यान करें, गोपाल गांव जाएगा और वहां से घी लाएगा। मैं यहाँ पर एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर इन वाक्यों में से ये संयोजक शब्द हटा दिए जाएं तो संयोजक शब्द हटा करके उनकी जगह अगर पूर्ण विराम लगा दिया जाता है तो ये अपने आप में सरल वाक्य बन जाते हैं, समानाधिकरण वाक्य बन जाते हैं, प्रधान वाक्य बन जाते हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले वाक्य बन जाते हैं। गोपाल गांव जाएगा और वहाँ से घी लाएगा, और शब्द को हटा करके पूर्ण विराम लगा, गोपाल गांव जाएगा अपने आप में पूर्ण वाक्य है। वहाँ से घी लाएगा ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है। कृष्ण मुरली बजाता है तथा राधा नाचती है, तथा शब्द को हटा करके पूर्ण विराम लगाइए, अपने आप में दोनों सरल वाक्य बन जाएंगे। कृष्ण मुरली बजाता है, राधा नाचती। राम पढ़ता है जबकि श्याम खेलता है। जबकि शब्द को हटा दिया जाए तो अब दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण वाक्य बन जाते हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। तीसरे हम पढ़ रहे हैं मिश्रित वाक्य। फिर से कहता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें। मिश्रित वाक्य, मिश्रित से जैसे यहाँ पे ध्यान आता है संयुक्त मतलब जुड़े हुए हैं, तो मिश्रित का मतलब मिले हुए से हैं। जिन वाक्यों में एक वाक्य है वो तो प्रधान उपवाक्य होता है तथा उसके साथ एक अन्य आश्रित उपवाक्य, जहाँ आश्रित होता है वहाँ मिश्रित होता है। आश्रितता का भाव अर्थात दूसरे वाक्य की क्रिया है वो पहले वाक्य की क्रिया पर निर्भर होती है, अर्थात एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर रहती है।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जटिल वाक्य जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, मिश्रित वाक्य उनको, ठीक है। तो ऐसे जो जुड़े हुए होते हैं आश्रित वाक्य होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं, अर्थात एक प्रधान वाक्य और दूसरा एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा, यहाँ अपने आप में ये एक प्रधान उपवाक्य बन गया, क्योंकि इसमें उद्देश्य भी है और विधेय भी है। तो मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय इस वाक्य में यहाँ उपस्थित है, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है। गांधी जी ने कहा, वाक्य को जोड़ दिया गया की से और आगे सदा सत्य बोलो। इस बात का जो अर्थ है वो पहले वाक्य पर निर्भर कर रहा है, इसलिए मिश्रित वाक्य है। यहाँ हम फिर ध्यान करेंगे, मिश्रित वाक्यों को जोड़ने वाले जो योजक शब्द हैं वो हमें याद रखने हैं। उनको याद रखना है चूंकि, क्योंकि, जब, तब ये एक युग्म के रूप में आते हैं, अर्थात, यदि, तो ये भी युग्म के रूप में आते हैं, ताकि, तदापि आदि जो शब्द हैं, इस प्रकार के शब्दों से अगर कोई वाक्य जुड़े हुए होते हैं तो उनको हम मिश्रित वाक्य कह सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों हम ध्यान करें, इसमें दोनों जो अपन ने परिभाषाएं, हमने जो दोनों परिभाषाएं पढ़ी है उनमें उपवाक्य शब्द आया है। तो उपवाक्यों को हम ध्यान करेंगे, उपवाक्य क्या होते हैं, प्रधान उपवाक्य हो, स्वतंत्र उपवाक्य हो, आश्रित उपवाक्य हो। तो उपवाक्य वास्तव में क्या है, तो हम ये ध्यान करें कि दो वाक्यों को जोड़ करके जब कोई एक वाक्य बनता है, दो वाक्यों से जब एक वाक्य का निर्माण होता है, तो उस वाक्य में प्रयोग होने वाले दोनों वाक्य अपने आप में वाक्य न कहला करके उपवाक्य कहलाएंगे, और दोनों वाक्य मिलकर के जो एक नए वाक्य का निर्माण करें वो वाक्य कहलाएगा। तो ये दोनों तो उपवाक्य वाक्य न कहला करके उपवाक्य कहेंगे, क्योंकि वो वाक्य के खंड हैं, टुकड़े हैं, पूर्ण वाक्य नहीं है, ठीक है। और उपवाक्य हम यहाँ पर ध्यान करें, उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रहे आपके, उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वतंत्र या समानाधिकरण उपवाक्य। स्वतंत्र या समानाधिकरण, जो उपवाक्य किसी पर आश्रित न होकर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं वे स्वतंत्र या समानाधिकरण उपवाक्य। स्वतंत्र या समानाधिकरण एक ही बात है। ये उपवाक्य अपना अर्थ प्रकट करने में समर्थ होते हैं, इन्हें किसी दूसरे वाक्य की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे हम कहें कि दशरथ के 4 पुत्र थे, यहाँ पे सह की मिस्टेक है, ध्यान करेंगे, सह प्रिंट मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथ के 4 पुत्र थे, ये अपने आप में एक स्वतंत्र या समानाधिकरण वाक्य है, और चारों पुत्रों पर समान स्नेह था। तो जो अपने आप में अर्थ प्रकट करने में समर्थ हो, स्वतंत्र हो, या एक स्वतंत्र वाक्य की तरह ही अपना अधिकार रखते हो, वो समानाधिकरण या स्वतंत्र वाक्य कहलाते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य से तात्पर्य है कि जिन मिश्रित वाक्य में अपन देखें, जिन वाक्यों में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय विद्यमान होता है वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है। बसंत ने कहा कि वह जयपुर जाएगा। यहाँ पर हम ध्यान करें किस कहने वाला कौन है, बसंत है, तो उद्देश्य हो गया बसंत, और कहना क्रिया है, तो मुख्य कर्ता और मुख्य क्रिया जिस वाक्य में होती है वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है। और तीसरा है आश्रित उपवाक्य। जिस उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जिस उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मुख्य जो सेंटेंस जो होता है, अंग होता है, उसके बिना आश्रित उपवाक्य का अर्थ प्रकट नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पे नम्रता पूर्वक आचरण करो जिससे तुम पर सब प्रसन्न रहे।
नम्रतापूर्ण आचरण करो। ये जो है ये प्रधान है। और जिससे तुम पर सब प्रसन्न रहें, ये जो है इस बात की आश्रितता नम्रतापूर्ण आचरण पर निर्भर करती है। इसलिए नम्रतापूर्ण आचरण करो, ये होगा प्रधान वाक्य और ये रहेगा आश्रित वाक्य, और जिससे ये जो है ये इसको जोड़ने वाला योजक शब्द है। अब यहाँ पर हम बात ध्यान करें तो आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य। इनको हम परिभाषा आदि के माध्यम से हम समझने की बजाय इनको केवल समझने का प्रयास करें। परिभाषा से समझाते हैं, जो संज्ञा पर आश्रित होते हैं वो संज्ञा आश्रित होते हैं, विशेषण आश्रित जो विशेषण पर आश्रित होते हैं वो विशेषण आश्रित होते हैं, जो क्रिया विशेषण पर आश्रित होते हैं वो क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य कहलाते हैं। ये तो सामान्य परिभाषा की बात रहती है, लेकिन इनको समझने की आवश्यकता है किस प्रकार संज्ञा पर आश्रित होते हैं। तो ऐसे उपवाक्य जो संज्ञा का काम करने वाले होते हैं। अब हम ध्यान करें वाक्य में संज्ञा किन किन शब्दों के रूप में काम आती है। कर्ता के रूप में और कर्म के रूप में, मुख्य रूप से कर्ता और कर्म के रूप में संज्ञा का प्रयोग होता है। तो जो उपवाक्य कर्ता या कर्म का काम करता है वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। और इस प्रकार के जो सेंटेंस जो है शब्द वाक्य हैं वो प्राय की से जुड़े होते हैं। की शब्द से गांधी जी ने कहा कि, नेताजी ने कहा कि, ये की से जुड़ने वाले जो वाक्य हैं ये सब संज्ञा आश्रित वाक्य हैं। दूसरे हम पढ़ते हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य। इन्हें हमें ध्यान करना होगा कि किस प्रकार के संयोजक शब्दों से। तो ध्यान करें जो वाक्य जो, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसको, जिन्हें, इस प्रकार के शब्दों से जो जुड़े हुए होते हैं वो विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। शब्द याद रहने चाहिए, शब्दांश याद रहने चाहिए कि किन शब्दों से जुड़े हुए हैं, ताकि देखते पहचान के माध्यम से हम पहचान लें। और तीसरे हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, तो ये जो शब्द हैं ये क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए, भी, इतना आदि अव्यय शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्यों में हम परिभाषा को हमने सामान्य तौर पर समझने का प्रयास किया। जो संज्ञा पर आश्रित होते हैं वो संज्ञा आश्रित है, जो विशेषण पर आश्रित है विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण पर आश्रित है वो क्रिया विशेषण। केवल इनके शब्दों के माध्यम से इनकी पहचान हमें ध्यान में आनी चाहिए, ये हम ध्यान करेंगे। विद्यार्थियों, ये जो वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।